शार्क टैंक इंडिया सीजन 1 के एक बहुत ही दिलचस्प पड़ाव के इस गहरे विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज बात होगी एपिसोड 3 की। यहाँ बात सिर्फ नए आइडियाज की नहीं है, बल्कि हाई स्टेक्स नेगोशिएशन और दाव पेच की एक ऐसी दुनिया की है जहां हर 1% इक्विटी मायने रखती है। आज सीधे और सटीक डेटा के जरिए ये देखा जाएगा कि इस एपिसोड में असल में हुआ क्या, किसने कितनी फंडिंग मांगी और अंततः शार्क के साथ डील पक्की करने में कौन कामयाब रहा। चलिए जल्दी से आज के एजेंडा पर नजर डालते हैं। पहला, एपिसोड 3 के शार्क्स। दूसरा, क्यूज एंड स्लैब्स का बड़ा दाव। तीसरा, पी शूट की डील। चौथा, एनओसीडी की आखिरी पिच। और पांचवां, इस पूरे एपिसोड का समग्र निष्कर्ष। भाग 1, एपिसोड 3 के शार्क्स। इस बार जो दिग्गज इन्वेस्टर्स कुर्सी पर बैठे हैं वो हैं अशनीर ग्रोवर, अमन गुप्ता, अनुपम मित्तल, नमिता थापर और विनीता सिंह। जाहिर सी बात है, इतने बड़े शार्क के सामने खड़े होकर उन्हें अपने विजन पर भरोसा दिलाना किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होता। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, क्वेंसेंस लैब्स और उनका बड़ा दाव। सीधे 1 करोड़ रुपए। क्यूजेंस लैब्स ने आते ही इतनी भारी भरकम फंडिंग की मांग रख दी। इस 1 करोड़ की मांग ने शुरुआत से ही टैंक के अंदर एक जबरदस्त सस्पेंस और प्रेशर का माहौल बना दिया था। अब यहां सबसे दिलचस्प बात यह है कि इतने बड़ी रकम के बदले जो इक्विटी ऑफर की गई वो थी मात्र 0.25%। मतलब कंपनी का जो वैल्यूएशन लगाया गया वो अविश्वसनीय रूप से ऊंचा था। और शार्क्स के लिए खैर ये एक बहुत ही मुश्किल गणित बन जाता है। नतीजा, कोई फंडिंग नहीं, कोई डील नहीं। सच कहें तो स्टार्टअप की दुनिया की ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है। जब वैल्यूएशन एकदम हवा में हो और इक्विटी ना के बराबर मिल रही हो तो शार्क्स अक्सर पीछे हटी जाते हैं। भाग 3, पेशूट की डील। यहां नेगोशिएशन में सही तालमेल बिठाने का एक बहुत ही शानदार उदाहरण देखने को मिलता है। शुरुआत में जो मांग थी वो थी 4% इक्विटी के लिए 75 लाख रुपए। लेकिन फाइनल एग्रीमेंट में देखिए 75 लाख रुपए तो मिल गए, पर इक्विटी बढ़ाकर 6% करनी पड़ी। यह साफ दिखाता है कि अपनी बात पर अड़े रहने के बजाय थोड़ा सा लचीलापन दिखाना डील को कैसे बचा सकता है। और इसी लचीलेपन का फायदा भी मिला। डील एकदम पक्की हो गई। निवेश किन्होंने किया? नमिता थापर और विनीता सिंह ने। पूरे एपिसोड में बस यही एक सफल इन्वेस्टर पार्टनरशिप बन पाई। सही वैल्यूएशन और सही शार्क्स का साथ यकीनन एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। भाग 4, एनओसीडी की आखिरी पिच। इस बार मांग थोड़ी संभली हुई थी। 2% इक्विटी के लिए 50 लाख रुपए। पहले वाले 1 करोड़ की मांग की तुलना में यह अमाउंट काफी छोटा लग रहा था। तो क्या इसका मतलब यह है कि इन्हें डील आसानी से मिल गई? बिल्कुल नहीं। रिजल्ट फिर वही, कोई फंडिंग नहीं, कोई डील नहीं। इससे एक बात तो एकदम साफ है, सिर्फ कम पैसे मांगने से शार्क टैंक में डील की कोई गारंटी नहीं मिलती। स्टार्टअप का बिजनेस मॉडल कैसा है, इन्वेस्टर्स का कितना भरोसा जीता जा रहा है, ये सब भी उतना ही मायने रखता है। भाग 5, एपिसोड 3 का निष्कर्ष। अगर इन तीनों पिचों को एक साथ रखकर देखें तो पूरी कहानी एकदम साफ हो जाती है। एक तरफ क्यूजेंस लैब्स का बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूएशन और कोई डील नहीं, दूसरी तरफ पी शूट की समझदारी भरी नेगोशिएशन जिसने डील क्रैक कर ली, और आखिर में एनओसीडी जिनकी छोटी मांग के बावजूद बात नहीं बन पाई। ये पूरा घटनाक्रम बस इसी एक फ्रेम में सिमट जाता है। आंकड़ों पर गौर करें तो इस एपिसोड की सक्सेस रेट सिर्फ 33.3% रही। मतलब 3 में से सिर्फ एक स्टार्टअप को ही फंडिंग नसीब हुई। बाकी 66.7% मामलों में खाली हाथ लौटना पड़ा। ये एक बहुत ही कठोर सच्चाई है कि शार्क टैंक में फंडिंग उठाना कोई आसान खेल नहीं है। ये डेटा, बिजनेस सेंस और बातचीत का एक बहुत ही कड़ा संघर्ष है। तो अंत में सोचने वाली बात बस यही रह जाती है, जब सक्सेस रेट महज 33% है तो क्या सिर्फ ज्यादा इक्विटी ऑफर करने से फंडिंग की गारंटी मिल जाती है, या फिर एक बेहतरीन प्रोडक्ट, सही वैल्यूएशन और बातचीत करने की कला, इन सब का सही बैलेंस ही असली चाबी है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हर एंटरप्रेन्योर को अपनी अगली पिच से पहले बहुत ही गहराई से विचार करना चाहिए।